गुजरात में फिर खिलेगा कमल। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कितना है दम। उधर बिल्किस बानो के सुप्रीम गुहार का क्या निकला निष्कर्ष। नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस रिपोर्टर लाइव में। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। गुजरात के चुनाव रण में चुनाव प्रचार के शोर थम गया है और इस बीच सबकी निगाह गुरुवार को होने वाले चुनाव पर है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर चुनावी समीकरण क्या बता रहे हैं, हमारे सहयोगी नितिन चौधरी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर कल देर शाम प्रचार को रोक दिया गया। वहीं प्रचार जिस तरीके से कर रहे थे, तमाम बड़े बड़े नेता वहां प्रचार कर रहे थे गुजरात विधानसभा चुनावों को देखते हुए। तो वहां पर 1 दिसंबर को पहले चरण का जो मतदान है वो 1 दिसंबर को होगा। 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान होना है। तो उसको देखते हुए कल शाम जो है प्रचार रोक दिया गया। उसमें बड़े बड़े नेताओं का वहाँ पर जो है जनसभाओं को संबोधित की थी। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी जनसभाओं को संबोधित किया था। अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह ने खुद वहाँ पर प्रचार किया था। जिस तरीके से दोनों लोगों का ये संसदीय क्षेत्र और वहाँ संसदीय क्षेत्र है, तो साथ ही उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगी थी, वहाँ के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगी थी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सरकार के लिए वहाँ पर वोट मांगे थे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी थी। कांग्रेस ने भी वहाँ जाके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी थी। जिस तरीके से पहले चरण का मतदान होना है, तो उसको देखते हुए कल देर शाम को जो है प्रचार रोक दिया गया, पूरी तरीके से यहाँ थाम दिया गया है, जिसपे जो है प्रचार की जो है रोक लगा दी गई। खुद निर्वाचन आयोग ने भारतीय ने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार हो रहा था पहले चरण के मतदान को देखते हुए, तो पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है, तो उसमें प्रचार पूरी तरीके से थाम दिया गया है। वहीं पूरी तरह इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथों पे जो है यहाँ पर लोगों को जो लगा दिया गया, मशीनों को चेक करा दिया गया कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर अब तक की जो दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लोगों के बीच में अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और यहाँ लोगों के बीच में अपनी पूरी तरीके से यहाँ पर अपीलें गिनाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी गुजरात के अंदर भी, कहा है कि गुजरात के अंदर भी अच्छी सरकार बनती है तो दोबारा से तो गुजरात के लिए अच्छा का यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई थी कि चुनावों को देखते जिस तरीके से चुनावों की नजदीकियां बढ़ रही थी, चुनावों की नजदीकियां बढ़ते ही जिस तरह इस पर जो है तमाम पार्टी जो है तंज कसने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि गुजरात के अंदर बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये जो अब की बार जो चुनाव प्रचार के जो डोर कमान थी यहाँ पर पहुंचे थे, खुद करे कि इसको मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने की जो बात थी यहाँ पर कही जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े बड़े चेहरों ने यहाँ पर प्रचार करने की बात करी थी और यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य अपने गिनाने की बात कही जाती थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। खतौली उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बुधवार को बीजेपी के लिए सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम के संबोधन की क्या रही खास बातें, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। खतौली उपचुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां खतौली पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए लोगों से जन समर्थन मांगा। अपने संबोधन में उन्होंने 2013 के दंगों का जिक्र किया, कैराना कांदला में हुए व्यापारियों के पलायन का जिक्र किया और साथ ही साथ सीधे तौर पर सभी अपराधियों को, बदमाशों को एक चेतावनी भी दी कि वह किसी भी तरह की अराजकता अपने उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन चौधरी साहब की नीतियों पर वह चलने की बात करते हैं, वह चौधरी साहब कभी भी किसी भी अपराधी को राजनीति में लाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल द्वारा एक ऐसे प्रत्याशी को खतौली में उतारा गया है जो अपराधी है और उस पर लूट, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं अपनी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में उन्होंने कहा कि वह लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़ी रही हैं, भाजपा की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं और दंगों के दौरान जब उनके पति को जेल में डाल दिया गया था, उस दौरान भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखा। देखना अब यह होगा कि खतौली का यह उपचुनाव आज मुख्यमंत्री के भाषण के बाद अब क्या रुख अपनाता है, क्योंकि जिस तरह से इस संबोधन में हमने देखा, इस जनसभा में हमने देखा कि हजारों की संख्या में जो समर्थक थे वो यहाँ मौजूद थे, योगी योगी के नारे लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को काफ़ी अच्छा समर्थन यहाँ पर मिला है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद।
उधर दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं इस घोषणा पत्र में क्या खास बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए आरओ वाटर जो है फ्री देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों को भी जो है टैक्स मुक्त करने की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं और इसको लेकर के आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जैसे कचरे का 100% डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर के वर्तमान में 23% ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 32% करने का लक्ष्य भी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने रखा है। वहीं आपको बता दें कि हाउस टैक्स पिछला माफ़ करने को लेकर के हाफ करने को लेकर के भी इसमें घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने बात कही है। वहीं पर एमसीडी स्कूल को डे बोर्डिंग बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें कई और अहम घोषणाएं की हैं, जैसे कि गुरु रविदास जी के विशाल मंदिर का निर्माण 5वीं तक के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने की भी बात कही है। वहीं दवाएं आधी कीमत पर दिल्ली वासियों को देने से लेकर के शीला दीक्षित स्वास्थ्य योजना सहायता योजना शुरू करने की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि अधिकतर ये देखा जाता है कि जब छठ का त्यौहार आता है तो छठ को लेकर के भी दिल्ली में काफ़ी राजनीति होती है। वहीं इसी का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है छठ घाटों की संख्या बढ़ाए जाने की भी इसमें बात कही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लिटन माफिया, पार्किंग माफिया, टोल टैक्स विज्ञापन माफिया खत्म करने की भी इस घोषणा पत्र में बात की है। वहीं वाकई में इस तरीके के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो है कई और अहम चीज़ें शामिल की हैं, जैसे कि पार्षदों के कोष का सामाजिक ऑडिट किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गाजीपुर, भलसवा, ओखला में खड़े तीनों कूड़े के ढेर कुतुब मीनार को 18 महीनों में खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में शराब को लेकर के भी जिक्र किया है, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि शराब से संबंधित लाइसेंस जारी करने से पहले जनता से परामर्श लेकर के उनकी राय सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के कई और इसमें उल्लेख किए हैं। आपको बता दें कि एकीकृत नगर निगम के लिए जो है दिल्ली में मतदान 4 दिसंबर को और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। राजधानी में 42 वार्ड अनुसूचित जाति और 104 वार्ड महिलाओं और सामान्य वर्ग के लिए प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव में कुल 55,000 ईवीएम का प्रयोग होगा, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार यानी कि एमसीडी में जो भी प्रत्याशी होंगे, जो भी खड़े होंगे, उनकी तस्वीरें बाकायदा ईवीएम मशीन पर लगी होंगी, जिससे कि जब भी वोटर वोट डालने के लिए जाएगा तो वहां पर उनको जो है साफ तौर पर प्रत्याशियों के फोटो यानी कि उनके चित्र भी लगे हुए मिलेंगे। अब देखना ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितना वोटिंग परसेंटेज हासिल कर पाती है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। आखिर क्या है बिल्किस बानो मामला जिसने गुजरात चुनाव में भी हलचल मचा रखी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। गैंगरेप पीड़ित मामले में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने मांग की है कि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाए। बता दें 13 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था इस आदेश में कि जो आरोपी हैं इस मामले के, उनकी रिहाई के मामले में 1992 के नियम लागू होंगे और उसी के आधार पर इन 11 दोषियों की रिहाई की गई है। कोर्ट की तरफ से आज इस फैसले की सुनवाई चीफ जस्टिस के सामने हुई। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन के लिए कोशिश करेंगे, विचार करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस मामले को उसी बेंच पर लाया जाए। वहीं इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका को सुनते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में बने गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे, 1992 के नियम लागू होंगे। गुजरात सरकार ने इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था। अब बिल्किस बानो ने 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार याचिका डाली है। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो नियम भी वहां के लागू होंगे, गुजरात के नहीं। तो बहरहाल बिल्किस बानो ने अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखना होगा कि बिल्किस बानो का इस बार न्याय का ये इंतजार कितना लंबा रहने वाला है। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा झा। झारखंड की हेमंत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट कितना कम खर्च किया, उन्होंने समीक्षा बैठक बुलानी पड़ी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से राज्य के सभी विभागों के खर्च के आकलन को लेकर बैठक बुलाई है और खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से अब तक जो रिकॉर्ड आए हैं उसके आधार पे अब तक 36% ही राशि बजट की खर्च की जा सकी है, जिसके कारण अब चिंता का विषय बनते जा रहा है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि तमाम विभागों की राशि समय पर खर्च हो, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही इस पर कार्य करने की बात कही थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जाकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जितनी राशि आवंटित है विभागों को उसमें कितनी राशि खर्च की जा सकी है। और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में राज्य में विकास के काम को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। साथ साथ जो राशि आवंटित है उसको समय पर क्रमबद्ध तरीके से खर्च करने की कोशिश की जाए, और इसी को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर कोशिश की जा रही है कि योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश की जाए। और साथ साथ समय जो आकलन किया जाता है, जो आवंटन किया जाता है राशि, उसके आधार पे काम का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और यही बात है कि मुख्यमंत्री थोड़ी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और एक विशेष तौर पे उन्होंने टास्क भी दिया है तमाम अधिकारियों को कि समय के साथ ये सारी कामें पूरी कराई जाए, जिससे राज्य में विकास को आगे ले जाया जा सके। जहाँ तक इस साल की बात है तो इस साल लगभग अब तक कहा जा रहा है कि 36% ही राशि खर्च की गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब अगले 3-4 महीने में राज्य सरकार को सभी विभागों में अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए और कारगर रूप से आगे बढ़ाने के लिए तमाम राशियों को निर्धारित स्थान पर खर्च करने की आवश्यकता होगी, तभी राज्य का विकास हो पाएगा। और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इस दिशा में कदम बढ़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति ने कथित घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई को बता रहे हैं हमारे सहयोगी बबीता। ईडी ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि अमित अरोड़ा गुरुग्राम का एक बड़ा कारोबारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये वही अमित अरोड़ा है जो बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाई दिया था। इससे पहले सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा से पूछताछ की है। तो वहीं आपको बता दें कि अमित अरोड़ा जो है एक बड़ी रिटेल कंपनी और 13 अन्य कंपनियों का मालिक भी है। तो इससे पहले वो 37 कंपनियों के निदेशक पद से जुड़ा हुआ था। तो अरोड़ा की इन कंपनियों का एक्साइज पॉलिसी में बदलाव में अहम भूमिका होने का शक बताया जा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों के अकाउंट से होटल और फ्लाइट टिकट बुक किए जाते थे। नई शराब नीति तैयार करने में अरोड़ा के साथ अन्य लोगों का हाथ भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिन्हें इस बदलाव से सीधा फायदा पहुंच रहा हो। तो आपको ये भी बता दें कि अरोड़ा को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का काफी करीबी भी बताया जाता है और अभी तक आबकारी मामले में ईडी ने ये 6ठी गिरफ्तारी कर ली है। तो अरोड़ा को मंगलवार की रात पीएमएलए के आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द ही स्थानीय अदालत में पेश भी किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उसे जल्द ही स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां जांच एजेंसी उसकी हिरासत के लिए अनुरोध भी कर सकती है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के बाद ये मामला दर्ज किया था। तो वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले अपने आरोप पत्र में ये दावा किया था कि अमित अरोड़ा और जो उसके 2 अन्य सहयोगी, जिसमें कि दिनेश अरोड़ा और एक अर्जुन पांडे भी शामिल है, तो ये सभी मनीष सिसोदिया के काफी ज्यादा करीबी है और जो इन्होंने धन अर्जित किया है, जो धन लाइसेंस, जो आबकारी जो ये लाइसेंसधारी है, उनसे जो धन अर्जित किया गया था, तो उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ईडी ने जो अब जो अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी कर ली है, इसके बाद भी अब और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अन्य आगे क्या क्या नाम सामने आते हैं। कैमरा पर्सन निकान गुप्ता के साथ मैं बबीता रयाल, इंडिया वॉइस। पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धर्म सिंह सैनी बुधवार को बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की आज भारतीय जनता पार्टी में वापसी होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया। ये नो एंट्री किसके इशारे पर हुई है और क्यों हुई है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को ठुकराकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी को लेकर कयास लगा रहे थे और जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। आज खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होनी थी, लेकिन
ऐन वक्त पर उनकी एंट्री पर ग्रहण लग गया। इस ग्रहण के पीछे कौन कौन लोग शामिल है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ मुखर हुए हैं, उससे अब शायद भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वापसी पर कोई विचार नहीं हो सकता। फिलहाल डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। यह बोर्ड कब तक लगा रहेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है और इस कड़ी में गुरुवार से शुरू होने वाले प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान की क्या है खासियत, बता रहे हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में 75 घंटों के लिए 750 नगर निकायों में एक विशेष अभियान चलाने की तैयारी है और ये 1 दिसंबर यानी कल से शुरू हो रही है। ये अभियान शुरू हो रहा है पूरे मिशन मोड में और इसका लक्ष्य है सभी कूड़े के ढेरों को सेल्फी पॉइंट बनाना, उन्हें इतना साफ सुथरा करना कि वहाँ पे लोग सेल्फी ले सकें, पिकनिक स्पॉट के तरीके से उसे डेवलप किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को इस सिलसिले में एक खत भी भेजा गया है और 750 निकायों में कूड़े के संवेदनशील स्थानों जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पूरी तरह से विलुप्त हो जाएं, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सफाई अभियान के बाद चिन्हित स्थानों का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। डीएम के मार्गदर्शन में अध्यक्षता में ये अभियान पूरी तरीके से संचालित होगा। 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय यानी ये अभियान 1 दिसंबर से जो शुरू होगा वो 3 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों को पूरी तरह से समाप्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। इसमें जो 3 स्तर के जो मुख्य निकाय हैं उनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में जनसंख्या के आधार पर 5 उप श्रेणियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की भी एक योजना है। तो कुल मिलाकर ये कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा ये अभियान शहरों को पूरी तरीके से कूड़ा मुक्त करने की मुहिम होगा। अब देखना यह है कि 75 घंटों के लिए 750 नगर निकायों को लक्ष्य करके शुरू किया जा रहा 75 घंटों का ये अभियान कितना कामयाब होता है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भारत सरकार गंगा को स्वच्छ करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर धर्म नगरी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग विकास कार्यों को कैसे पलीता दिखाते नजर आ रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। भारत सरकार द्वारा गंगा के लिए एक से एक बढ़कर योजनाएं लाई जा रही हैं, करोड़ों के बजट बनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरिद्वार की जो गंगा है उसमें कहीं ना कहीं चाहे पैसों की बचत कहें चाहे नाकामी कहें उनकी, तो गंगा की जो गंदगी है वो देखते हुए यहाँ पर जो यात्री हैं उनको काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसका सामना कल हरिद्वार में भी देखने को मिला जब यहाँ के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता ने कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको आड़े हाथों लिया, उनको सीख सिखाई कि वो किस तरह से गंगा की जो अनदेखी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं नकारते दिखाई दिए कि उनके पास बजट की कमी है और कहीं ना कहीं ये भी कहते दिखाई दिए कि उनके पास मशीनरी की कमी है और आला अधिकारियों पर पल्ला झाड़ते हुए भी दिखाई दिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उधर अमरोहा में ऐसा क्या हुआ कि मामूली विवाद में बदमाशों ने गोली चला दी? इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में मामूली बात पर एक मजदूर को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पर 3 राउंड फायर किया गया है, जिसमें एक मजदूर को गोली लगने से घायल हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव बीलेना का है, जहां पर किसी पंचायत में विवाद को लेकर तनातनी हो गई, जिसमें एक युवक ने अबेर हथियार से फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
पूरे मामले में 3 राउंड फायर किए गए, जिसमें 2 राउंड हवाई फायर किए गए हैं और 1 राउंड फायर एक मजदूर को लग गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको इलाज के लिए मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं खुलेआम पंचायत में हुई फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाते हुए एसपी का दरवाजा एक पीड़िता ने खटखटाया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। एक और उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर रोकथाम व अंकुश लगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें रायबरेली जिले की, तो यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जो महिला अपराध पर निरंकुश हुए अपराधियों पर लगातार सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, आज एक महिला पुलिस अधीक्षक रायबरेली की चौखट पर पहुंचकर बताती है कि एक सरकारी कर्मचारी उससे लगातार 8 वर्षों से यौन शोषण शादी का झांसा देकर कर रहा था, जो लगातार महिला को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। लेकिन दूसरी तरफ महिला को लालच देकर शादी का और नौकरी का उसको अपने साथ लगातार रख रहा था। तो वहीं सरकारी कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय रायबरेली में क्लर्क के पद पर तैनात है। तो वहीं पीड़ित महिला ने बताया है कि अगर महिला को न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली पुलिस किस तरह से आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी और महिला को न्याय दिलाएगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं। तो इस तरह से महिला को क्या न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर बस्ती में प्रेमिका के चक्कर में करोड़ों की ठगी करने वाले नटवरलाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस नटवरलाल की पूरी करतूत बता रहे हमारे सहयोगी बबूंदर यादव। गर्लफ्रेंड के चक्कर में करोड़ों रुपए का चूना जनता को लगाया, जिसको बस्ती पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले का के जटवारा थाने का रहने वाला बजरंग बहादुर उर्फ सावन नाम का व्यक्ति, जो एटीएम बदलकर लगातार जनता को ठगने का काम कर रहा है, वहीं यह जो है बस्ती जनपद में उसकी गिरफ्तारी हुई। बस्ती पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी और उसको मुखबिर के द्वारा इसकी सफलता मिली, जो कि छावनी थाना क्षेत्र और परशुरामपुर में लगातार यह एटीएम बदलकर जनता को चूना लगा रहा था। बड़ी बात तो यह है कि यह बजरंग बहादुर उर्फ सावन, जो एटीएम से चोरी कर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के रूप में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे चुका है। आपको बता दें, यह प्रतापगढ़ जिले के जटवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो लगातार जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में इस तरीके से इसकी गैंग बनी हुई है। बस्ती पुलिस द्वारा बताया गया कि यह पूरे देश में इसकी जो गैंग है वो इसके लिए काम करती है और इसके हिस्से के रूप में इस बजरंग बहादुर जो टीम का सरगना है, उसको उसका हिस्सा उसको मिलता रहता था और ये अपने हिस्सा जो गिफ्ट के रूप में ये बार गर्ल जो है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसको देता था। यह लगातार जनता को चूना लगाता था, जिसको बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबूंदर यादव। तो रिपोर्टर लाइव में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।